नमस्ते। आज का हमारा विषय है वे उपनिवेशीकरण। अब ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में अक्सर तस्वीरें आती हैं, आज़ादी, जश्न, एक नए देश का जन्म, है ना? पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी होती है? चलिए आज इस जटिल विषय की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इतिहासकार इसे किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, जब कोई बहुत ताकतवर साम्राज्य किसी देश से अपना कंट्रोल हटाता है, तो उस खाली जगह को कौन भरता है? क्या ये बस एक झंडा बदलने और नया राष्ट्रगान गाने की बात है, या फिर इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा है? असलियत तो ये है कि एक कॉलोनी से एक आजाद देश बनने का सफर वो हमेशा मुश्किलों और उलझनों से भरा होता है। पावर का जो ट्रांसफर होता है ना, वो शायद ही कभी बिल्कुल साफ सुथरा हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ जाता है, एक ऐसी विरासत जो उस देश के आने वाले कल को, मतलब कई दशकों तक, एक शक्ल देती है। और बस यहीं से ये टॉपिक ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, इतिहासकार कहते हैं कि औपनिवेशीकरण की कोई एक कहानी है ही नहीं, बल्कि इसके 4 अलग-अलग पैटर्न्स हैं। कह सकते हैं कि 4 अलग-अलग रास्ते हैं जो देशों ने साम्राज्य के चंगुल से निकलने के लिए अपनाए। तो चलिए एक-एक करके इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की। ये सुनने में सबसे सीधा-साधा लगता है। इससे हम कह सकते हैं कि सत्ता बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल गई। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसमें होता क्या है कि सत्ता का ट्रांसफर वहां के मूल निवासियों को नहीं होता, बल्कि उन यूरोपियन लोगों को होता है जो वहां आकर बस गए थे। इसको ऐसे समझिए, जैसे परिवार की जायदाद की चाबियां किसी बाहरी को नहीं, बल्कि घर के ही किसी करीबी रिश्तेदार को सौंप दी गई हों। तो कंट्रोल तो बदलता है, पर जो पावर का स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, वो काफी हद तक वैसा ही बना रहता है। इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, दोनों ही ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। जब उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन मिला, तो पावर लंदन से सीधे ओटावा और कैनबरा में बसे यूरोपियन मूल के लोगों के हाथ में आई, ना कि वहां के जो असली मूल निवासी थे उनके हाथ में। ठीक है, तो ये था पहला रास्ता। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये वो रास्ता है जो हमारी आज़ादी की आम समझ के सबसे ज्यादा करीब है। ये एक तरह से एक बिल्कुल नई, फ्रेश शुरुआत है। इसमें क्या होता है कि जो साम्राज्यवादी ताकत है, वो पूरी तरह से देश छोड़कर चली जाती है और सत्ता वहां के लोकल लीडर्स को सौंप दी जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपना पुश्तैनी घर छोड़कर बिल्कुल जीरो से अपना नया घर बना रहा हो। सब कुछ नया होता है और जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से नए हाथों में होता है। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे जाना पहचाना उदाहरण हमारा देश भारत है। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने फॉर्मली सत्ता ट्रांसफर की और भारत एक आजाद संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उभरा, जिसका नेतृत्व उसके अपने ही लोगों के हाथों में था। तो अगर हम इन दोनों रास्तों को साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है ना। पहले रास्ते में पावर उत्तराधिकारियों को मिलती है, मतलब वो लोग जो कल्चरली पहले के शासकों जैसे ही हैं, जबकि दूसरे रास्ते में सत्ता संस्थापकों को मिलती है, यानी वो लोग जो एक नई अपनी स्वदेशी पहचान के साथ देश को आगे बढ़ाते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। चलिए, अब कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। तीसरा रास्ता वो है जहां आजादी तो मिल जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। असलियत में कुछ अनदेखी जंजीरें देश को जकड़े रहती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनियलिज्म, ये बड़ा ही स्मार्ट और ट्रिकी है। इसे ऐसे सोचिए कि कोई अपने घर से निकल तो गया है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट, उसका कंट्रोल अभी भी उसके पेरेंट्स के पास है। मतलब पॉलिटिकली तो देश आज़ाद है, लेकिन उसकी इकोनॉमी, उसका व्यापार और कई बार तो उसका कल्चर भी उसे वही पुरानी साम्राज्यवादी ताकत कंट्रोल कर रही होती है। लैटिन अमेरिका को इसका एक क्लासिक केस स्टडी माना जाता है। वहां के कई देशों ने स्पेन और पुर्तगाल से पॉलिटिकल आज़ादी तो बहुत पहले ले ली थी, लेकिन आर्थिक तौर पर वो यूरोप और बाद में अमेरिका के असर पर बुरी तरह निर्भर रहे। तो ये एक ऐसी आज़ादी थी जिसकी अपनी कुछ शर्तें थीं, अपनी सीमाएं थीं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी रास्ते पर, और शायद ही सबसे मायूस करने वाला रास्ता है। यहां आज़ादी सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि एक मालिक के जाते ही उसकी जगह लेने के लिए दूसरा मालिक आ जाता है। इसको एक किराएदार की तरह समझिए, जिसके मकान मालिक ने बिल्डिंग बेच दी। अब किराएदार के लिए क्या बदला? कुछ नहीं, बस अब किराया किसी और को देना है। ठीक वैसे ही एक साम्राज्यवादी ताकत जाती है और उसकी जगह लेने के लिए दूसरी बड़ी ताकत पहले से ही दरवाजे पर खड़ी रहती है। इंडो चीन का इलाका, जिसमें वियतनाम जैसे देश आते हैं, इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है।
जब वहां फ्रांसीसी कॉलोनियल राज खत्म हुआ तो उस खाली जगह को भरने के लिए अमेरिकी प्रभाव और मिलिट्री दखलंदाजी तेजी से बढ़ गई। ये असली आज़ादी नहीं थी, ये तो बस बाहरी कंट्रोल का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना था। तो इन दोनों तीसरे और चौथे रास्ते में जो कंट्रोल के सब्टलर तरीके हैं, उनमें फर्क क्या है? देखिए, नव उपनिवेशवाद यानी तीसरा रास्ता ज्यादातर इकोनॉमी और कल्चर के जरिए काम करता है। वहीं स्वामियों का परिवर्तन यानी चौथा रास्ता वो ज्यादा डायरेक्ट है, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल पर निर्भर करता है। लेकिन दोनों ही मामलों में जो सच्ची आज़ादी है वो एक दूर का सपना ही रह जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इन चार रास्तों को समझने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की किताबों के लेबल नहीं हैं। किसी साम्राज्य का अंत किस तरह से हुआ, उसकी परछाई आज भी उन देशों के आज पर और उनके आने वाले कल पर पड़ती है। तो यहां से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखनी है? पहली कि आज़ादी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। दूसरा, कोई देश साम्राज्य से किस रास्ते से बाहर निकलता है, ये बात उसके भविष्य को, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी इकोनॉमी और दुनिया में उसकी जगह को तय करती है। उपनिवेशवाद की ये जो विरासत है, इसको समझे बिना हम आज की दुनिया के रिश्तों को समझ ही नहीं सकते। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस बात पर बिल्कुल फिट बैठती है, अतीत कभी मरता नहीं। ये तो अतीत भी नहीं है। मतलब विउपनिवेशीकरण के जो ऐतिहासिक प्रोसेस थे वो कभी खत्म हुए ही नहीं। वो आज भी हमारी दुनिया में एक्टिव हैं और देशों के बीच पावर के बैलेंस को लगातार एक नई शक्ल दे रहे हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां बड़ी बड़ी ताकतें आज भी आर्थिक और सांस्कृतिक तरीकों से अपना दबदबा बनाए रखती हैं, क्या हम सच में कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद का युग खत्म हो गया है, या फिर उसने बस अपना चोला बदल लिया है?